तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रोलिंग लोड और एंड इन्फ्लुएंस लाइन के बारे में पढ़े हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल दोनों टाइप के अप्रोच पढ़ेंगे। अगर आप जेपीएससी एई मेंस का तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको पता है कि 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है एक पेपर का, और 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा रहा है सेकेंड पेपर का। ठीक है, ये 400 मार्क्स का सब्जेक्टिव है और ये 400 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 200 नंबर का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 200 नंबर का जो पेपर 1 में है। अब पेपर 1 में अगर देखा जाए तो 5 ही सब्जेक्ट है, 5 नहीं 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है पेपर 1 में। 6 सब्जेक्ट में कौन सा है? एक है स्ट्रक्चर, एक है स्टील स्ट्रक्चर, एक है आरसीसी डिजाइन, सीपीएम एंड पार्ट, बीएम एंड बीसी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट से 200 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में। मतलब 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा और 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है इसमें कि 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 सब्जेक्ट से ही 100 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका मतलब यह है कि हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप सारा सब्जेक्ट कवर करके जाते हैं तभी आप क्या अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अगर ये 6 सब्जेक्ट भी पढ़ जाते हैं तो 100 का 100 जो है आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देखिए, अब ये इसमें ये नहीं है कि हाँ एक ही सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछ देगा, एक ही सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछ देगा। मतलब हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, जैसे 20-20 क्वेश्चन लेके, अगर 6 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट से 15-15, 20-20 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आप अगर पूरा सब्जेक्ट कवर करके जाते हैं तभी वहां पे आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप सोचे कि नहीं हम 3 ही सब्जेक्ट कवर करके जाएं तो उतना नहीं हो पाएगा। उसी तरह पेपर 2 के लिए भी है कि 6 सब्जेक्ट है और वहां पे भी 200 का ऑब्जेक्टिव मार्क्स आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि तैयारी किस वे में किया जाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप ये जो 12 का 12 या 13 जो भी सब्जेक्ट है आप पूरा कवर करिएगा, पूरा कवर करिएगा तभी आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, रही बात ये चीज। अब दूसरा बात ये आता है कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। मान लीजिए अगर हम स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर हम आरसीसी डिजाइन ही पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर का जितना भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है सबसे पहले उस टॉपिक को नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि एक एक टॉपिक में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो जो जो चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस चैप्टर से सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन करिए, ज्यादा नहीं। 2 क्वेश्चन करिए, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसा करिए कि उसके बाहर कोई भी चीज ना आ पाए, उसके बाहर कोई भी चीज ना पाए। जो भी हम लोग कोर्सेज चला रहे हैं उसमें यही चीज पे फोकस किया जा रहा है कि आपका जो है हर क्वेश्चन आपसे बन जाए। हम लोग का मोटो, जैसे अगर एपीएससी एई मेंस आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मोटो नहीं है कि हाँ हम सब सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से हम कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक का 20-20 क्वेश्चन वो भी पूरा सॉल्व करके एक एक आंसर ला रहे हैं। तो उस टाइप से अगर बनाइएगा तो आप पूरा इतना जितना दिन का आपको टाइम मिला हुआ है इतना दिन में आप पूरा कवर नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक लिख लेना है। अब देखना है आपको कि उसका जो भी टॉपिक है उसका आप थ्योरेटिकल कवर कर लिए हैं कि नहीं किया है, जो उसका बेसिक अप्रोच है वो कवर है कि नहीं कवर है, क्योंकि सबसे पहले उसको कवर करना पड़ेगा। कोई भी अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगेगा तो आपको कैसे समझ में आएगा, जब तक आप उसका थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं जानिएगा कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कैसे होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हाँ आपका बेसिक अप्रोच उसमें क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर उससे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हुआ, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हुआ, आईएलडी हुआ, ये मान लीजिए 4-5 टॉपिक हुआ जिससे क्वेश्चन बराबर आता है। तो उससे आप 2 से 3 क्वेश्चन एकदम वैसा कवर करिए कि जिसमें सारा चीज इंक्लूड हो, सारा केस इंक्लूड हो, और उस चीज को एक पेज पे अलग लिख लीजिए, उसका जो जो स्टेप है उसको अलग लिख लीजिए ताकि एग्जाम आए तो आप उसको रिवाइज कर सके। आपके पास वैसा 40-50 पेज होना चाहिए कि जिसमें कि सारा सब्जेक्ट का 40-50 पेज में सारा सब्जेक्ट का आपके पास जो उसका सब्जेक्टिव अप्रोच है, जैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो चीज उसमें डिस्क्राइब हो, शॉर्ट टाइप में उसमें डिस्क्राइब हो कि हाँ ये फॉर्मूला यूज करना है, ऐसे करेंगे तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी हम बता दिए थे कि ईएसई प्रीवियस ईयर का आपको सॉल्व करना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइम बहुत कम है आपके पास, तो जितना भी टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो आपको मिला है बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले कोर्सेज ज्वाइन करिए, और तब यहाँ से आपको डायरेक्ट अप्रोच हो जाएगा। हाँ, ये सब्जेक्ट है, ये कवर हो ही रहा है मेरा जितना भी, मान लीजिए हम आपका 12-13 सब्जेक्ट जो भी कवर करा रहे हैं यहाँ पे, उससे आपको जरूर हेल्प ही मिलेगा, उससे घाटा नहीं होगा। तो आप थोड़े से पैसों के लिए, ऐसा नहीं है कि हाँ आप नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी है, इस तरह का चीजें नहीं करना है। तो इस बेस में पढ़िए, ठीक है। तो ज्यादा जैसे एक ही टॉपिक में आप 20-25 क्वेश्चन मत सोल्व करने लगी। एक टॉपिक में अगर आप अच्छे तरीका से 5 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं या फिर 3 क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं, तो उतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन, जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक ये, इसके बाद जो है ये लास्ट ही टॉपिक है। इसके बाद आरसीएस एंड केबल पढ़ाएंगे और पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तो आईएलडी किस लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग किस लिए ड्रॉ करते हैं, किसी भी बीम में अगर हम लोग बीएमडी बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, उसमें ये शो करते हैं कि किस सेक्शन पे, उस बीम के किस सेक्शन पे कितना मूवमेंट लग रहा है। अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो ये उसमें शो करते हैं कि कितना किस सेक्शन पे कितना शियर फोर्स लगा रहा है। तो रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसमें ऑर्डिनेट को, जिससे हम लोग रिएक्शन फाइंड करते हैं, उसी से हम लोग शियर फोर्स भी फाइंड करते हैं, उसी से हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं, वो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए। जैसे मान लीजिए 2 टाइप का लोड दिया हुआ है, ये 2 टाइप का लोड इस बीम के ऊपर में आ रहा है, तो इस 2 टाइप के लोड से मैक्सिमम कितना शियर फोर्स जनरेट हो सकता है, मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो सकता है। 2 टाइप का आ गया, कभी 3 टाइप का आ गया लोड, फिर आपका एक मान लीजिए यूडीएल छोटा सा आ गया और ये पूरा स्पैन है, तो मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है। तो ये सारा चीज जो है हम लोग रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आईएलडी रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन लाइक रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, शियर फोर्स रिप्रेजेंट करता है, बेंडिंग मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है फॉर वेरियस लोकेशन ऑफ ए यूनिट लोड अंडर द स्पैन टू कैलकुलेट द गिवन क्वांटिटी। तो रोलिंग लोड हो गया आपका कि जो बीम के ऊपर मारा। इन्फ्लुएंस लाइन हम लोग इसी लिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग इजीली फाइंड कर सके रिएक्शन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए, ठीक है। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इन द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ब्रिज। अब जैसे मान लीजिए ये ब्रिज है, इस ब्रिज पे आपका अगर रेलवे ब्रिज है तो इस पर रेलवे का जो रेलवे इस पे पास होगा, रेल लाइन इस पे पास होती है, तो रेल जब इस पे चलता है तो उसमें क्या है, रोलिंग लोड इस टाइप का लोड इस पे इस ब्रिज के ऊपर में एक्ट होता है। एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग ट्रेन के लोडिंग को अगर यूडीएल मान लेते हैं, तो ये इतना ही स्पेन का ब्रिज है और इस पे पूरा जो ट्रेन का जो लंबाई होता है बहुत ज्यादा होता है, तो मतलब ज्यादा होता है इसके कंपेयर में। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इस तरह के लोडिंग इस पे लग रहा है ब्रिज पे ऊपर में, तो इसका क्या बेंडिंग मोमेंट होगा, इसका क्या शियर फोर्स होगा, ये हम लोग आईएलडी के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में वही चीज लिखा हुआ है, इन द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ ब्रिजेस इन द कंसेप्ट ऑफ पैटर्न लोडिंग। पैटर्न लोडिंग में इस तरह का लोडिंग आ जाएगा, 3-4 लोडिंग एक ही साथ आ रहा है, तो इस तरह का पैटर्न लोडिंग आ जाएगा। फॉर द एनालिसिस ऑफ वन वे कंटिन्यूअस स्लैब एंड कंटिन्यूअस बीम ऑफ मोर देन 3 स्पैन, 3 स्पैन से ज्यादा अगर है बीम में, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इन आईएलडी यूज करते हैं। आईएलडी किस लिए यूज करते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स और रिएक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला केस आता है रिएक्शन निकालना है। आईएलडी से हमको रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन तो हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम इक्वेशन से भी फाइंड करते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे कि आईएलडी के थ्रू रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो आईएलडी फॉर रिएक्शन, मान लीजिए ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे आरए लगेगा, यहाँ पे आरबी लगेगा। ये एक यूनिट लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन का, जो कि एक्स डिस्टेंस पे है ए से एक्स डिस्टेंस पे है। अब हम इसका हमको रिएक्शन का आईएलडी डायग्राम बनाना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन तो हम ऑलरेडी फॉर्मूला से फाइंड कर लेंगे, लेकिन हमको डायग्राम बनाना है यहाँ पे। तो कैसे डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूवमेंट 0 करेंगे ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे 0 मूवमेंट करेंगे तो क्या आएगा, आरबी ये फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो आरबी इंटू एल हो गया। अभी एक फोर्स ये लग रहा है 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 1 इंटू एक्स हो गया। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि आरबी जो है वो इस तरह से है और R1 जो है वो इस तरह से है। देखिए ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिए तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आरबी का जो वैल्यू है वो x/l आ गया। आरए का वैल्यू कितना आएगा, देखिए समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आरए प्लस आरबी कितना आ गया, आरए प्लस आरबी जो है वो 1 आ जाएगा। तो
तो आर ए तो निकल गया, सॉरी आर बी निकल गया एक्स बाई एल, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस एक्स बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स बाई एल कर दिए, तो इसका जो आप कैलकुलेट करेंगे तो एल माइनस एक्स बाई एल आ गया, ये आर बी का वैल्यू आ गया, ये आर ए का वैल्यू निकाल आ गया। ठीक है, अब हमको रिएक्शन निकालना है, आईएलडी निकालना है रिएक्शन का, आईएलडी फॉर रिएक्शन ए, आर ए का आईएलडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम आर ए इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिए एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब क्या किए हम, अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, अब यहाँ पे आईएलडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, एट ए पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0 है, क्योंकि x हम इसी डिस्टेंस पे ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0 होगा। जैसे ही हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो RA का वैल्यू कितना आएगा, RA का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो RA का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब x का वैल्यू अगर हम L पुट करते हैं, x इक्वल्स टू अगर पूरा L ले जाते हैं तो RA का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पे 0 आता है, मतलब A पॉइंट पे RA का वैल्यू 1 आता है और B पॉइंट पे RA का वैल्यू 0 आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ILD फॉर रिएक्शन A निकालना है तो A पॉइंट पे हम 1 दिखा दिए और B पॉइंट पे हम 0 दिखा दिए। तो यहां से अगर हम ILD ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कुछ इसका शेप आएगा, ये ILD फॉर RA हो गया। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह फिर RB के लिए निकालना है, तो RB के लिए क्या होगा, RB का वैल्यू x बाई एल दिया हुआ है तो x बाई एल दे दिए। एट ए पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 होगा, तो एट ए पॉइंट पे x इक्वल्स टू 0 होगा तो RB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 बाई एल, तो 0 हो जाएगा। फिर एट बी पॉइंट पे x का वैल्यू 1 होगा, सॉरी एल होगा, x का वैल्यू एल होगा यहाँ पे, तो RB इक्वल्स टू क्या होगा, एल बाई एल, तो एल बाई एल कितना होता है, 1 होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एट ए पे 0 आ गया RB के लिए और B पे आ गया 1 हो गया। तो उसी तरह हम यहाँ पे ILD ड्रॉ करेंगे, ए पे 0 लिख दिए और B पे 1 लिख दिए, तो इस तरह से ILD फॉर RB निकल गया। तो ILD फॉर RA और RB में आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पे, द ग्राफिकल डायग्राम विच शोज द इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स पैरामीटर फॉर अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोड इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। वही चीज लिख दिया है यहाँ पे कि द ग्राफिकल डायग्राम विच शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स पैरामीटर फॉर अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोड इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो किसी भी अगर हम लोग डायग्राम, ग्राफिकल डायग्राम में अगर उस फोर्स का इन्फ्लुएंस डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम ड्रॉ कर दिए तो उसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। द ILD फॉर ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर लीनियर, जितना भी डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा उसका ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, अब यूजेज क्या है, टू कैलकुलेट द रिएक्शन एट बी अंडर ए गिवन सेट ऑफ लोडिंग। मान लीजिए आपका सेट ऑफ लोडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, ILD निकालना है फॉर RB के लिए, RB के लिए ILD निकालना है। मान लीजिए आपको रिएक्शन ही निकालना है RB पे, तो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप निकालने के लिए समेशन ऑफ मूवमेंट एट A इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो जितना यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, जितना फोर्सेस का यहाँ पे लिख दिए, फिर RA प्लस RB प्लस इक्वल्स टू ये जो लोड लग रहा है वो करेंगे, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉन्ग Y इक्वल्स टू 0 करेंगे। मतलब ये दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के हम RA और RB का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ILD भी क्या करता है, सिर्फ एक आप इस डायग्राम से RB का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर में पढ़े कि RB हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। इसका प्रूफ भी बता दिया कि क्यों इस तरह से RB होता है, RA बोलता है तो इस तरह से होता है, RA पे हो जाता। ठीक है, तो RB के लिए क्या होगा, इस तरह का कुछ शेप बनेगा RB के लिए। अब देखिए यहां पे जैसे शेप बनेगा, यहां पे तो आपको पता है कि 1 होता है ऑर्डिनेट, जो ILD का ऑर्डिनेट होता है यहाँ पे 1 होता है। ऊपर में भी हम बता दिए कि कैसे 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे ABCD जो भी आप लिए यहाँ पे अभी प्रूफ हो क्या आया कि RB का वैल्यू ऑर्डिनेट, RB का जो ऑर्डिनेट है और RA का जो ऑर्डिनेट है वो 1 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया RB का ऑर्डिनेट। अब यहाँ का ऑर्डिनेट निकालेंगे, क्यों यहाँ का निकालेंगे कि यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 50 का लग रहा है, तो यहाँ का ऑर्डिनेट निकालेंगे। यहाँ का जो 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो यहाँ पे ऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये हो गया x1, x2, x3 मान लिए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रिंगल लगाएंगे, एक बड़ा ट्रिंगल और एक जो निकालना है उसका ट्रिंगल। 2 ट्रिंगल हो गया, एक बड़ा वाला ट्रिंगल और एक ट्रिंगल वो कंसिडर करेंगे जो निकालना है। तो क्या होगा,
बड़ा वाला ट्रिंगल में 1 और उसका बेस कितना है 2, 2 4, 3 7 और 3 10, तो 1/10 हो जाएगा इक्वल्स टू ये इसका छोटा वाला जो इसमें ट्रिंगल कंसिडर किए x1 डिवाइडेड बाई ये पूरा डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला ट्रिंगल हम फिर कंसिडर किए सिमिलर ट्रिंगल में, तो 1x1 डिवाइडेड बाई ये कितना है 2, 2 4 और 3 7, तो x1/7 हो जाएगा। तो यहाँ से x1 का वैल्यू कितना आएगा 0.7 आएगा। ठीक है, आप उस तरह से भी कर सकते थे कि ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2, 2 4 3 7 है, 7 डिवाइडेड बाई ये पूरा जो डिस्टेंस है 10, तो 0.7 इस तरह से भी आएगा कि ये जहां तक ये है ये और डिवाइडेड बाई टोटल स्पैन, तो उस तरह से भी आएगा, या फिर सिमिलर ट्रिंगल से भी आएगा x1 का वैल्यू। उसी तरह आप अब क्या किए x2 का वैल्यू निकालिए। x2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या कहिए, एक बार हम लोग बड़ा वाला ट्रिंगल को कंसीडर करेंगे और एक बार ये जो निकालना है उस ट्रिंगल को कंसीडर करेंगे। दो ट्रिंगल को कंसीडर करेंगे तो यहाँ से जो मेरा x2 का वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो 0.4 आएगा। फिर उसी तरह x3 का वैल्यू कितना आएगा 0.2 होके आएगा। ठीक है, x3 का वैल्यू 0.2 हो गया है, मतलब अब सबका ऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, रिएक्शन एट RB निकालना है, रिएक्शन एट B निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 200 इंटू ये जो ऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 50 इंटू ये ऑर्डिनेट प्लस 100 इंटू ये ऑर्डिनेट, और सबको जोड़ देंगे तो मेरा RB का वैल्यू 180 किलो न्यूटन कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा RB के लिए इतना ही सॉल्यूशन होगा, ऊपर में जो भी बताएं। हाँ, मतलब सॉल्यूशन जैसे ये भी होगा, ये भी आपको कैलकुलेट, ये तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका रिएक्शन एट B निकल गया। मान लीजिए आपको इस फिगर में निकालना है ILD फॉर रिएक्शन B। तो आपको पता है कि रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है, हम वहां पे डायरेक्टली पुट कर देंगे। यहाँ पे ये डायग्राम हम डायरेक्टली बना देंगे, यहाँ पे ये 1 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखेंगे कि इस पे और इस पॉइंट पे ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो यहां मान लीजिए ये x है, ये x1 है। तो अब हम आपको बताया था कि ये एक बड़ा ट्रिंगल कंसीडर करना है और एक जो निकालना है उस ट्रिंगल को, ये छोटा ट्रिंगल कंसीडर करना है। दो ट्रिंगल कंसीडर करना है। तो बड़ा वाला ट्रिंगल में 1 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितना होगा 4, 4 8 1 9, तो 1/9 हो गया। छोटा वाले ट्रिंगल में ये x डिस्टेंस इन डिवाइडेड बाई ये वाला पूरा डिस्टेंस, तो ये कितना है, यहाँ पे 4 और 1 5 है, तो x/5 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/9, तो आप 5/9 को लिख दिए। अब डायरेक्टली भी कर सकते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 1 5 होता है और डिवाइडेड बाई टोटल स्पेन 4 4 8 1 9, तो 5/9 इस तरह से भी कर सकते थे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंड जो है वो इस तरह से समाप्त होना चाहिए था उसका। फिर उसी तरह आप x1 निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/9 डिवाइडेड बाई x1/1 है, तो 1 कर दिए। तो यहाँ से x1 का जो वैल्यू आया वो 1/9 आ गया। अब हमको RB निकालना है। तो यूडीएल के केस में क्या करते हैं, RB का जो फॉर्मूला होता है वो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल का मान लीजिए इंटेंसिटी कितना है 60 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसका जो है वो एरिया निकालेंगे। तो हमको क्या निकालेगा, एरिया ऑफ ILD अंडर यूडीएल, तो क्या होगा 60 इंटू इसका एरिया निकालेंगे। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू H होता है। ठीक, B1 B2 कितना है B1 B2 और हाइट कितना है 4 है। तो उसी तरह कर लिए हम यहाँ पे 1/9 प्लस 5/9 इंटू हाइट कितना है 4 है। तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करिएगा तो 80 किलो न्यूटन आ गया। तो इस तरह से आप RB भी कैलकुलेट कर लिए। केस नंबर 2 में आते हैं हम, केस नंबर 2 में आते हैं। टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ लाइव लेड टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि RB का वैल्यू निकालना है। RB का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको ये लोड जो यूडीएल है वो कहाँ पे प्लेस्ड करना होगा इस फिगर में। इस जो बीम है, इस बीम में इस यूडीएल को हम कहाँ प्लेस करेंगे कि जो मेरा RB का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो कहाँ पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बीम का ILD डायग्राम बनाएंगे फॉर रिएक्शन B। तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब इस फिगर में आपको ये देखना है कि इस यूडीएल को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे तो RB का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इस कॉर्नर पॉइंट पे
यूडीएल को प्लेस्ड करते हैं तो आरबी का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर आप यहाँ पे करते हैं, इस जगह पे करते हैं, तो जो ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो एरिया होगा इतना ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो इसलिए यूडीएल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस कर दिए, ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम ये तो एक पता है कि एक होता है, अब हमको ये ऑर्डिनेट निकालना है, तो आप तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कितना है ऑर्डिनेट, ये 4 है, ये पूरा 16 है, तो 16 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 16, तो 12 बाई 16 करेंगे तो 3/4 आएगा। एक तो इस तरह से होगा, एक सिमिलर ट्रिंगल से होगा। सिमिलर ट्रिंगल से 1/16 इंटू x/12, तो इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, तो यहां से अब आरबी हम निकाल सकते हैं। आरबी निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो यहां पे कितना हो जाएगा 80 इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इसका एरिया कितना होता है, हाफ b1 प्लस b2 इंटू एच होता है। तो b1 कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1 इंटू 4 करेंगे तो 280 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह आरए के लिए भी निकाल सकते हैं। आरए के लिए हम क्या करेंगे, इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे यूडीएल कहाँ प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम आरए मिलेगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम आरए मिलेगा। तो यहाँ पे 1 उसी तरह सेम कर लेंगे यहाँ पे भी। तो इसका ऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसमें क्या होगा 1/16, अगर सिमिलर ट्रिंगल से लगाएंगे, डिवाइडेड बाई x/12, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 3/4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आरए भी निकाल लिए। अब आगे आपका व्हील लोड। व्हील लोड में 60 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और 200 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, 4 मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो इस टाइप का लोडिंग के लिए आरबी का वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू आरबी के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस लोड को कहां पे प्लेस करेंगे कि हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, पहले ये चीज देखना है क्योंकि आरबी निकालना है आपको। फ्रेंड्स, आपको अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो आप इसको क्या करिए, यहाँ पे मान लीजिए आपको दिक्कत हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत हमको व्हाट्सएप पे कर लीजिए, हम आपको जरूर इसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो ये कहां पे प्लेस करेंगे, फिर उसी तरह आरबी के लिए हम क्या करेंगे, आरबी के लिए फिर से हम वहीं पे ये वही डायग्राम बना लिए और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब इस लोडिंग में क्या करना होगा कि यहाँ का ऑर्डिनेट निकालना होगा और यहाँ का ऑर्डिनेट तो आपको पता है कि 1 है। तो यहाँ के ऑर्डिनेट निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, ये 4 मीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे 4 मीटर हो गया, ये 12 है पूरा टोटल, तो ये 8 मीटर हो गया। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो आप सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं और दूसरा आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इतना डिस्टेंस 8 डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस 12, तो 8/12 कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप ये सिमिलर ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हैं। तो आरबी कैसे कैलकुलेट होगा, ये 60 इंटू ये वाला ऑर्डिनेट 2/3 प्लस 200 इंटू 1, तो ये वैल्यू पूरा कैलकुलेट हो गया 240 किलो न्यूटन आ गया। तो ये आरबी के लिए हो गया। ठीक है, अब ही हम लोग यहां तक आईएलडी फॉर रिएक्शन पढ़े, आगे पढ़ेंगे हम अभी आईएलडी फॉर शियर फोर्स क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे आईएलडी फॉर ओवरहैंगिंग बीम, और बेंडिंग मोमेंट भी बहुत सारा केस है, उसको अभी हम लोग देखेंगे सब। देखिए ये बेसिक है, आप ये नहीं जानिएगा तो कैसे आप भारी भारी क्वेश्चन कर पाइएगा, ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है वो उस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे कर पाइएगा। तो ठीक है, अब ये डायग्राम दिया हुआ है आपका, ये सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है। इस बीम में आपको आईएलडी फॉर शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, आईएलडी ड्रॉ करना है शियर फोर्स के लिए। ठीक है, तो शियर फोर्स ये सी पॉइंट है, तो शियर फोर्स एट सी निकालना है आपको। ठीक है, कैसे अब इसको हम एनालाइज करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 1 जो है 1 यूनिट लोड जो है वो हम x डिस्टेंस पे प्लेस कर दिए, ये a हो गया ये b हो गया, इसको जो सेंटर, ये सेंटर है c, ये सेंटर से जो इधर डिस्टेंस है वो a हो गया, ये b हो गया। ऐसे सेंटर होगा तो L/2 होगा, लेकिन हम यहाँ पे ये c कोई सेक्शन मान लिए जहां से कि ये a डिस्टेंस है, ये b डिस्टेंस है, ये यूनिट लोड x पे प्लेस कर दिए। फिर से अब RA और RB निकालेंगे तो वही वैल्यू आएगा जो पहले निकाले थे हम लोग, RB समेशन ऑफ मूवमेंट एट b इक्वल्स टू 0 करेंगे, फिर RA प्लस RB इक्वल्स टू 1 करेंगे, तो इससे मेरा RB का वैल्यू x/L आ गया और RA का वैल्यू XL माइनस x/L आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या करेंगे, जब यूनिट लोड को हम लोग C के लेफ्ट में अगर हम लोग रखते हैं तो शियर फोर्स एट C कितना आता है ये देखेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या हो जाएगा, व्हेन यूनिट लोड इज ऑन द लेफ्ट पोर्शन,
अगर ये लेफ्ट पोर्शन पे है यूनिट लोड, अगर ये लेफ्ट पोर्शन पे है तो शियर फोर्स एट पॉइंट सी क्या होगा, शियर फोर्स एट पॉइंट सी क्या होगा, ठीक है। तो शियर फोर्स कोई भी सेक्शन पे अगर आपको शियर फोर्स निकालना है, इस सेक्शन पे अगर आप सीसी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है तो आप उसके लेफ्ट तरफ देखिए या फिर राइट की तरफ देखिए, दोनों में से एक ही तरफ देखना है, दोनों तरफ नहीं देखना है। सपोज दैट अगर आप लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो लेफ्ट की तरफ कितना फोर्स आ रहा है, एक आरए आ रहा है और एक 1 किलो न्यूटन आ रहा है, दो फोर्स आ रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अगर लेफ्ट की तरफ हम ऊपर वाले को पॉजिटिव माने हैं तो लेफ्ट की तरफ नीचे वाला को निगेटिव मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगर हमको सीसी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है तो हम लेफ्ट की तरफ देखिए और आरए और 1 आ रहा है तो आरए को पॉजिटिव मान लिए और 1 को निगेटिव मान लिए, तो आरए माइनस 1 हो जाएगा, आरए का वैल्यू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल और 1 का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, तो एल माइनस एक्स, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स बाई एल आ गया, ठीक है। क्या आ गया मेरा वैल्यू, माइनस एक्स बाई एल आ गया। फिर उसी तरह हम इस केस में निकालेंगे, शियर फोर्स का वैल्यू माइनस एक्स बाई एल आ रहा है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। अगर लोड जो है वो लेफ्ट की तरफ है, अगर लोड राइट की तरफ रख रहे हैं, देखिए यहां पे राइट की तरफ लोड कर दे रहा है, ये एक्स डिस्टेंस है। अब देखिए और राइट की तरफ रख रहे हैं तो शियर फोर्स एट सीसी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो आपको जिस भी पॉइंट पे शियर फोर्स लगाना है उसके लेफ्ट की तरफ देखना है या फिर राइट की तरफ देखना है, किसी एक तरफ देखना है, दोनों तरफ नहीं देखना है। अगर हम लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ कितना नंबर ऑफ फोर्सेस है, एक ही फोर्स है। अगर राइट की तरफ देखते हैं तो दो फोर्स है, लेकिन जिस तरफ कम फोर्स रहता है उसी तरफ देखते हैं, इसलिए क्योंकि हमको कम ही फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ही फोर्स दिख रहा है L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल, तो आर ए का वैल्यू यहाँ पे, और हम अभी तुरंत एक फिगर में ऊपर वाले को पॉजिटिव माने थे लेफ्ट की तरफ, तो इसलिए पॉजिटिव मान लिए, तो L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है, x का वैल्यू हम a पुट कर दिए क्योंकि हमको C पॉइंट पे निकालना है, C पे हम निकाल रहे हैं, तो x तो हम पूरा माने थे, तो अभी हमको x का वैल्यू a है, तो L माइनस ए डिवाइडेड बाई एल होगा, तो L माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, b आएगा, तो b बाई एल हो जाएगा। तो शियर फोर्स अगर लेफ्ट में रख रहे हैं लोड को, सॉरी राइट में रख रहे हैं लोड को, तो b बाई एल आ जाएगा, और अगर लेफ्ट में रख रहे हैं लोड को तो माइनस ए बाई एल आ रहा है, ठीक है। दोनों केस में निकल गया कि अगर लेफ्ट की तरफ रखे और राइट की तरफ रखे, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम में दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लोड को रखे तो माइनस ए बाई एल आ रहा है, राइट की तरफ लोड को रखे तो बी बाई एल आ रहा है। अब ये डायग्राम हम बना दिए शियर फोर्स डायग्राम। तो शियर फोर्स आईएलडी फॉर शियर फोर्स इस फिगर में एट सीसी पॉइंट पे क्या होगा, इधर होगा, इस तरह से बनेगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है पॉजिटिव और निगेटिव का, क्योंकि माइनस ए बाई एल आ रहा था लेफ्ट की तरफ, इसलिए माइनस में हम लोग दिखा दिए ए बाई एल, ऊपर में आ रहा था पॉजिटिव में आ रहा था बी बाई एल आ रहा था, तो इस यहाँ पे राइट में तो b बाई एल दिखा दिए। तो इसमें आपको कहीं पे कोई मतलब ये नहीं कि हाँ ये इस तरफ होगा, मतलब ये इस तरफ होगा कि ऐसे होगा, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, इसी तरह से बनेगा, ठीक है। शियर फोर्स, ठीक है। अब हम शियर फोर्स आईएलडी के लिए आपको पता हो गया, तो अब आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि इस फिगर में आप शियर फोर्स एट सी निकालिएगा, तो शियर फोर्स एट सी कैसे कैलकुलेट करेगा। आप देख सकते हैं कि आप पढ़े थे कि आईएलडी इस डायग्राम का आईएलडी अगर आपको सी सेक्शन पे निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ जो पहले वाला डायग्राम बताया गया था सबसे पहले आप उसको बना लीजिए। तो पहले वाला डायग्राम कैसे बनेगा, आप सिंपली अगर सी पे निकालना है तो इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो इसी तरह से आपको ये डायग्राम बन गया। सबसे पहला चीज ये बन गया आपका कि ये हो जाएगा ए बाई एल, नीचे में निगेटिव होता है, आप ऊपर में पढ़ चुके थे कि नीचे में निगेटिव क्यों होता है, और ऊपर में बी बाई एल होता है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए बाई एल, ए कितना है 6 है, एल का वैल्यू कितना है, ये पूरा जो वैल्यू है 12 है, तो 6 बाई 12 कर दिए। उसी तरह बी बाई एल किए तो 6 बाई 12 कर दिए, इसका वैल्यू 0.5 आया, इसका वैल्यू 0.5 आया। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या निकालना है, इस फिगर में शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 70 लग रहा है तो यहाँ का भी ऑर्डिनेट निकालना होगा, यहाँ पे 60 लग रहा है तो यहाँ का भी ऑर्डिनेट निकालना होगा, यहाँ पे 50 लग रहा है तो यहाँ का भी ऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर डिस्टेंस है, ये 1 मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पे 1 होगा, ये 3 है तो 3 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए। अब ये 1 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा, तो ये 50 किलोमीटर कहाँ पे आएगा, 2 मीटर पे आएगा, ये 4 मीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम ऑर्डिनेट निकालेंगे। ऑर्डिनेट निकालने के लिए कैसे ऑर्डिनेट निकालेंगे, देखिए इस फिगर में इसका ऑर्डिनेट निकालना है,
तो एक तो सिमिलर ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल से करेंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल में ये क्या है 0.5 है, तो 0.5 लेंथ कितना है बड़ा वाला ट्रायंगल का 6 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 6। छोटा वाला ट्रायंगल में इसको हम x1 माने तो x1 हो गया। छोटा वाला ट्रायंगल में डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितना है, तो 4 है, तो x1/4 आ गया। तो यहां से x1 का वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि x1 का जो वैल्यू आया वो कितना आया 1/3 आया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल से आप x1 का वैल्यू 1/3 कैलकुलेट कर लिए, यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे जैसा कि आप बताए थे कि ये 4 मीटर है तो इसका ऑर्डिनेट निकालना है, तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल, अब यहाँ पे लेंथ लिखना होगा, यहां तक का लेना होगा क्योंकि हम वो पूरा वाला में बताए थे, तो 4/12 तो डायरेक्टली 1/3 इस तरह से भी कर सकते थे आप, लेकिन इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि पूरा वाला का लेना है, तो ये अगर ध्यान रखिएगा पूरा वाला का लेना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/12 कर देते तो 1/2, या फिर आप सिंपली मतलब सिमिलर ट्रायंगल से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह x2 निकाल लिए, ये x2 हो गया, फिर उसी तरह x3 निकाल लिए। ठीक है, दोनों निकल गया, तो एक का आ गया 1/6, x3 का आ गया 1/6, इसका आ गया 5/12 और इसका आ गया 1/3। ठीक है, अब आपको शियर फोर्स एट सी निकालना है, तो क्या करेंगे शियर फोर्स एट सी के लिए, देखिए अब इसमें ये नहीं बोला है कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालिए कि मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालिए, सिर्फ बोल दिया शियर फोर्स एट सी। तो इसके लिए आपको दोनों लेना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो शियर फोर्स एट सी निकालेंगे तो सबसे पहला लोडिंग क्या है 70 है, तो 70 इंटू ये ऑर्डिनेट कितना है -1/6 है, तो 70 इंटू -1/6 किए, फिर 60 इंटू -5/12 कर दिए, प्लस है +50 इंटू 1/3 है, कितना है ये 1/3 है, तो +50 इंटू 1/3 कर दिया। अब ये पूरा वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो -20 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो शियर फोर्स एट सी कितना आ गया -20 किलो न्यूटन। तो इस तरह से आप निकालना होगा आपको इस तरह से। फिर उसी तरह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें शियर फोर्स एट डी पॉइंट पे निकालना है कि डी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालना है। तो सिंपली इसमें भी कुछ नहीं करना है, कैसे करना है शियर फोर्स एट डी निकालना है, तो सबसे पहले क्या कर दीजिए डी पे एक सेक्शन बनाइए और इस तरह का डायग्राम बना लिए। अब ये जो होगा वो a/l होगा, ये होगा b/l होगा। अब ए कौन सा होगा, जिस पॉइंट पे आप जिस सेक्शन पे निकाल रहे हैं उसके इधर वाला डिस्टेंस a हो गया, उसके इधर वाला डिस्टेंस b हो गया, तो a/l और b/l हो गया। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से आप a/l 4/7 आया, b/l कितना आया 3/7 आया। ठीक है, तो अब फिर से आप x1 x2 का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा, आप तो एक डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसको आगे तक बढ़ा के x1 का वैल्यू, ये जितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है यहाँ तक है 2 और 1 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई पूरा कितना है 3 1 4 4 1 5 2 7 3/7 डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 3/7, या फिर सिमिलर ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल से और जो आपको निकालना है ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में करिए। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट कितना है 4/7, उसका लेंथ कितना है बड़ा वाला का 4 है, तो 4/7 डिवाइडेड बाई 4, और फिर जो ट्रायंगल में निकालना है x1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस है 3, तो x1/3, तो x1 इक्वल्स टू 3/7 आ गया। उसी तरह x2 x3 निकाल लेंगे, और फिर शियर फोर्स एट डी पॉइंट पे आपको शियर फोर्स निकालना है। कैसे करना होगा हमको, कैसे करना होगा, देखिए अब यहाँ पे यूडीएल है, तो यूडीएल में क्या बोले थे हम, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इनटू एरिया लेना है। तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग और एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया कवर हो रहा है, ये वाला एरिया कवर हो रहा है, यहीं तक लोड है ना, लोड तो यहीं तक है, तो आपका ये एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, और यूनिट लोड को जो ये 90 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहां से इसको x2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नीचे वाला का एरिया लेते हैं, कितना होगा 80 इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग और हाफ b1 प्लस b2। अब ट्रपेजियम के एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ b1 प्लस b2 इंटू h करते हैं, तो हाफ b1 प्लस b2 इंटू h करेंगे तो कैसे होगा, हाफ इंटू b1 का वैल्यू x3 इंटू a/l, तो x3 कितना है, x3 कितना है -1/7 है, तो -1/7 लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद ये कितना है -3/7 है, तो -3/7 कर दिया, और ये डिस्टेंस कितना है, हाइट 2 हो गया। उसी तरह ऊपर वाले का करना है, ऊपर वाला कैसे करेंगे, 80 इंटू 1/2, और ये ऑर्डिनेट 4/7 और x1 ऑर्डिनेट 3/7, तो 4/7 प्लस 3/7 कितना हो गया इंटू 1, हाइट जो है 1 है,
फिर इसके बाद ऑर्डिनेट इनटू लोड, यूनिट लोड का वैल्यू दिया हुआ है 2/7, तो ये पूरा वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 90 किलो न्यूटन आ गया। तो इस तरह से शियर फोर्स का कैलकुलेशन करना होगा आईएलडी से। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे और उसका ऑर्डिनेट कितना होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप देखिएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको ये बेसिक जरूर रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये सब बेसिक होना चाहिए। अभी हम ये जैसे ही थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा, इस पे क्या कराएंगे आपको अच्छा बेस्ट न्यूमेरिकल आपको 3 या 4 या फिर 5 तो कराएंगे, और उससे ज़्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है, उतना सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम के लिए। तो देखते हैं हम लोग आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स निकाल दिए, रिएक्शन निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए सेम फिर फिगर वही दिखेगी आपको यहाँ पे, आर ए का वैल्यू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल है और बी आर बी का वैल्यू एक्स बाई एल है, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये दोनों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आई एल डी फॉर मूवमेंट एट सी पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यूनिट लोड को लेफ्ट पोर्शन की तरफ रखेंगे, आपको पता है क्यों रख रहे हैं लेफ्ट पोर्शन की तरफ, दोनों तरफ हम कंसिडर करके बनाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ रखेंगे तो हमको बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। यूनिट लोड प्लेस करके हम ऑब्जर्व करते हैं, आईएलडी में यूनिट लोड प्लेस करके ही हम ऑब्जर्व करते हैं, तो आर ए इंटू 1 हो जाएगा, सी पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, तो आर ए इंटू एन 1 ए, और ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस कितना है 1, ये 1 किलो न्यूटन है, 1 इंटू ये पूरा ए है, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे ए माइनस एक्स कर दिए, तो इससे आप आर ए का वैल्यू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू ए किए इंटू 1 माइनस 1 इंटू ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स हो गया, तो ये वैल्यू जो है वो पूरा कैलकुलेट होके कितना आया, एम सी एल एक्स माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई एल आ गया, ठीक है। यहाँ हम लिख दिए एल एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल। अब अगर x का वैल्यू a होगा, क्योंकि हम c पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो हम अगर मूवमेंट एट c पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो x का वैल्यू a पुट करेंगे तो कितना होगा, mc इक्वल्स टू x के जगह पे a और a के जगह पे x के जगह पे a, तो एल ए माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई एल, a कॉमन लेंगे तो l माइनस ए डिवाइडेड बाई एल, और a इंटू एल माइनस ए कितना होगा, ये पूरा डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस a है, तो l माइनस ए कितना होगा, b होगा, तो यहाँ पे a इंटू बी इंटू डिवाइडेड बाई एल कर दिया, तो मूवमेंट एट सी कितना आ गया, ए बी बाई एल आ गया, मूवमेंट एट सी कितना आ गया, ए बी बाई एल आ गया, ठीक है। अब ऑर्डिनेट निकल गया ए बी बाई एल। अब हम लोड को राइट पोर्शन में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोड को राइट पोर्शन में रख दिए, तो ये हो गया एक्स डिस्टेंस, अब ठीक है। अब एक्स पे मूवमेंट कितना होगा, सी पे नहीं निकाल रहे हम, सी पे अब निकालेंगे, यहां पे मूवमेंट कितना होगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फोर्स है, इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, तो फोर्स सी पॉइंट पे निकालेंगे, सॉरी सी पॉइंट पे निकालना है, तो सी पे अगर हम निकालेंगे तो आर ए इंटू ए होगा, ये आर ए है इंटू ए होगा, तो आर ए का वैल्यू कितना है, एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू ए होगा। अब आपको एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट पे निकालना है, एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट पे निकालना है, सी पॉइंट पे, तो एक्स इक्वल्स टू ए करेंगे तो एम सी का वैल्यू कितना आएगा, एक्स इक्वल्स टू ए करेंगे तो एल माइनस ए डिवाइडेड बाई एल इंटू ए कर दिए, तो यहाँ से एल ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एल आ गया, ठीक है। आप अगर एक्स पॉइंट पे भी निकालेंगे तो वही आएगा एम एक्स, यही एक ही फोर्स लग रहा है ना, हम एक्स माने यहीं पे है, या फिर हम एक्स माने कि 1 ही पे है, तो एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पे एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एल कर दिए इंटू ए कर दिए। तो यहाँ से अगर राइट पोजीशन में भी डाल रहे हैं उस लोड को, तो भी जो मेरा ऑर्डिनेट आ गया ए बी बाई एल आ गया। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपको इस फिगर में, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको निकालना है कि मूवमेंट कितना हो, आईएलडी ड्रॉ करना है मूवमेंट के लिए, बेंडिंग मूवमेंट के लिए, तो इस तरह से ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ का जो ऑर्डिनेट होगा वो ए बी बाई एल होगा, ए कितना होगा 4 इंटू बी कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 10, तो 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो आईएलडी का जो ऑर्डिनेट आएगा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए 2.4 मीटर आएगा।
तो इस तरह से आपका आईएलडी निकल गया बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो अभी आप लोग क्या क्या पढ़े, आईएलडी फॉर रिएक्शन ए ये डायग्राम होगा, याद रखना है आपको। आईएलडी फॉर रिएक्शन बी ये डायग्राम होगा, याद रखना है आपको। आईएलडी फॉर शियर फोर्स एट सी ये डायग्राम होगा, यहाँ पे ए बाई एल होगा, यहाँ पे बी बाई एल होगा, ये याद रखना है आपको। आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ए बी बाई एल होगा, ये वाला याद रखना है। तो ये सारा फिगर आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम मूवमेंट आईएलडी फॉर मूवमेंट निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें दो लोड लग रहा है, 200 किलो न्यूटन का, एक हो गया है 80 किलो न्यूटन का, ये 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है थ्रू आईएलडी डायग्राम तो क्या होगा, इसका हम लोग इस तरह से कर देंगे, फिगर ड्रॉ कर देंगे आईएलडी का। ऊपर में हम पढ़ा चुके हैं क्यों हो रहा है इस तरह से। ए बी बाई एल होता है, ए का वैल्यू कितना है 6 और बी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 6 × 10 डिवाइडेड बाई एल का वैल्यू 16, तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, ये 4 बार में, 8 में जाएगा, 2 से 4 बार में, ये 5 बार में जाएगा, तो कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। जो ऑर्डिनेट हो गया आईएलडी का वो 15 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अब देखिए इस लोड को हम लोग कहां पे प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगा। तो ये 200 जो है ये अगर मिड पे हम डाल दिए, 200 को अगर हम मिड पे डाल दिए तो क्या होगा, 200 जो है ये मिड पे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा हमको। तो यहां पे क्या कर दिए हम, 200 × 15 डिवाइडेड बाई 4 कर दिए, 200 × 15 डिवाइडेड बाई 4 कर दिए। अब ये ऑर्डिनेट निकालना है, तो बड़ा और छोटा ट्रिंगल का कंसेप्ट है, आप लगा सकते हैं। तो बड़ा ट्रिंगल में आपका 15 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, इन इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस जो है वो 8 है। तो यहाँ से सिमिलर ट्रिंगल से x का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आया वो 3 आया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 200 × 15 डिवाइडेड बाई 4 × 80 × 3 करेंगे तो यहाँ से mc का वैल्यू 990 किलो न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कैंटिलीवर का केस में। कैंटिलीवर बीम में, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगा दिए और ये आर ए का जो वैल्यू हो गया, कोई भी रिएक्शन और वर्टिकल नहीं लग रहा है, तो आर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आर ए इक्वल्स टू 1 होगा, तो यहाँ पे अगर हम 1 ड्रॉ कर दिए, इधर कोई भी लोड नहीं लगा तो क्या होगा, ये पूरा पे जाएगा। तो आईएलडी फॉर आर ए के लिए बेंडिंग कैंटिलीवर बीम में हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आईएलडी फॉर शियर फोर्स अगर हम करें तो शियर फोर्स अगर किसी भी सेक्शन के अबाउट निकालते हैं, यहाँ पे अगर शियर फोर्स निकालते हैं तो क्या होगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर लोड लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, अगर इस लोड को लेफ्ट साइड में रख रहे हैं और सी पॉइंट पे अगर आप शियर फोर्स निकालिएगा तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट की तरफ 2 फोर्स लग रहा है, 1 लग रहा है और दोनों का अपोजिट है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अगर इसी अगर 1 किलो न्यूटन को हम राइट पोर्शन में रख देते हैं, राइट पोर्शन में रख देते हैं और शियर फोर्स का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। आर ए का वैल्यू कितना, सॉरी शियर फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए आईएलडी फॉर शियर फोर्स यानी कैंटिलीवर बीम इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। 1 दिखा दिए, अब पूरा राइट पोर्शन पे 1 आ रहा है, लेफ्ट पोर्शन पे पूरा पे 0 आ रहा है। तो इस तरह से हम आईएलडी फॉर शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं एट सी पॉइंट पे। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो कितना होगा बताइए, 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, हम उस तरफ से कंसिडर कर रहे हैं, राइट साइड से कंसिडर कर रहे हैं। तो राइट साइड से कंसिडर करेंगे तो ये जो है वो इस तरह से आएगा, मतलब ये माइनस हॉगिंग मोमेंट होगा, तो हॉगिंग मोमेंट होगा तो -1 इंटू, अगर ये x डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है a, मान लीजिए ये 1 किलो न्यूटन का लोड यहाँ लग रहा है, अगर हम इस पे लगा रहे हैं, ये पूरा x है तो x - a हो जाएगा। तो -1 इंटू x - a होगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, तो -1 इंटू x - a करेंगे। अब लेफ्ट पोर्शन में x इक्वल्स टू a पुट करेंगे तो mc का वैल्यू 0 आएगा, और राइट पोर्शन के लिए x का वैल्यू l पुट करेंगे तो mc का वैल्यू जो आएगा वो -b आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट पोर्शन में 0 हो गया तो हम यहाँ पे 0 दिखा दिए, ठीक है। और राइट पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट
इंक्लाइंड होता है तो यहाँ पे राइट पोर्शन में बी आ रहा है तो बी दिखा दिए यहाँ पे। तो इस तरह से ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी हो जाएगा ये कैंटिलीवर बीम के लिए। ठीक है, अब आपको इस फिगर में शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है XX सेक्शन पे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए शियर फोर्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे ILD के लिए। ये ILD के लिए ILD फॉर शियर फोर्स एट XX क्या होगा, जहां पे आपको शियर फोर्स निकालना है वहीं पे सेक्शन कट करिए, इस तरह से आपका बन गया। ठीक है, अब उस सेक्शन पे नीचे वाला जो होगा वो A/L होगा और ऊपर वाला क्या होगा B/L होगा। देखिए पहला स्टेप क्या है, आप डायग्राम बना लिए, इसके बाद ऑर्डिनेट निकालिए। ऑर्डिनेट का क्या होगा A/L। अब ये पूरा को हम A मानेंगे और ये पूरा को B मानेंगे जहां से सेक्शन के अबाउट हो रहा है। तो A कितना है, देखिए आप 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर है और पूरा L कितना है 7 मीटर है। तो A/L 3/7 हो गया। फिर उसी तरह इसमें B/L करेंगे तो B/L कितना होगा, B कितना है 2 और 2 4 तो 4/7 हो गया। ठीक है, अब आपको शियर फोर्स XX पे निकालना है। तो जितना भी फोर्सेस यार लोड मतलब यूडीएल दिया हुआ है, जितना भी पॉइंट लोड दिया हुआ है, फिर यूडीएल दिया हुआ है, जितना भी लोडिंग दिया हुआ है उसके ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यूडीएल दिया हुआ है तो एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 50 है तो 50 और ये ऑर्डिनेट हमको निकालना होगा। ठीक है, अब ये यूडीएल है तो यूडीएल में ये जहाँ पे भी लग रहा है ये एरिया निकालना होगा और ये एरिया निकालना होगा। इस सारा चीज़ निकालने के लिए हमको ऑर्डिनेट ये ऑर्डिनेट निकालना होगा। तो इस ऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम कितना बार अभी बता चुके हैं कैसे निकालेंगे ऑर्डिनेट। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 2 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर आ रहा है तो 2 मीटर है ये, और ये पूरा कितना है लेंथ 7 है तो डायरेक्टली हम 2/7 कर सकते हैं। फिर उसी तरह इसमें भी देख सकते हैं ये कितना है, ये 1 मीटर है, पूरा कितना है लेंथ 7 है तो 1/7 हो सकता है। उसी तरह इसमें भी ये कितना है 2 मीटर है, पूरा लेंथ कितना है 7 है तो 2/7 हो सकता है। ठीक है, तो इस शॉर्ट में कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर सही तरीका से करना है तो ये बड़ा वाला ट्रिंगल और एक ये छोटा वाला ट्रिंगल, पहला बड़ा वाला ट्रिंगल का हाइट डिवाइडेड बाई उसका बेस और छोटा वाला ट्रिंगल का हाइट उसका डिवाइडेड बाई बेस करेंगे तो वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट, ये 2 तरीका से कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो जैसे ही आपको कोऑर्डिनेट निकल गया तो शियर फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 50 और ये कोऑर्डिनेट कितना है 1/7 है और ये कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव है तो -1/7 कर दिए। उसी तरह ये एरिया निकालना है और इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग तो ये 60 है और इसका एरिया कितना होगा हाफ, ये टर्पेजियम है तो हाफ B1 + B2 × H होगा। तो B1 B2 कितना हो जाएगा, B1 का वैल्यू 1/7, सॉरी ये एरिया है ना, ये एरिया है, ये पूरा एरिया है। तो B1 कितना है 2/7 तो 2/7 कर दिए। ये कितना है 3/7 तो 3/7 कर दिए, दोनों माइनस में है तो माइनस कर दिए। और हाइट का वैल्यू कितना है 1 मीटर है, 1 मीटर कर दिए। ठीक है, उसी तरह पॉजिटिव वाले के लिए निकालेंगे तो क्या होगा हाफ B1 कितना है 4/7 तो 4/7 कर दिए, ये 2/7 कर दिए और हाइट कितना है 2 मीटर है तो 2 मीटर कर दिए। तो इस तरह से शियर फोर्स जितना भी वैल्यू आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे, और ये शियर फोर्स एट XX आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसी फिगर में बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए ये डायग्राम है। अब जहाँ लोड या फिर यूडीएल लग रहा है वहाँ कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये ऑर्डिनेट आप सिमिलर ट्रिंगल से ऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले x1 जो ये निकालना है तो ये बड़ा वाला ट्रिंगल AB/L होता है, AB/L हम बताए थे। तो A का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू 4, 3 × 4 डिवाइड बाई 7 तो 12/7 आ जाएगा। तो बड़ा वाला ट्रिंगल का हाइट 12/7 डिवाइडेड बाई उसका जो स्पैन लेंथ है 3 है। फिर छोटा वाले ट्रिंगल में ऑर्डिनेट x1 डिवाइड बाई जो उसका स्पैन है 2 मीटर है। तो इससे आपको x1 का वैल्यू आ गया, x2 का वैल्यू आ गया, x3 का वैल्यू आ गया। फिर बेंडिंग में डायग्राम निकालने के लिए भी क्या करेंगे हम 50 × जितना ऑर्डिनेट है। फिर उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हाफ B1 + B2 × H। फिर उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हाफ B1 + B2 × H। इस तरह करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट XX आ जाएगा। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ILD फॉर ओवरहैंग बीम। तो ILD फॉर ओवरहैंग बीम के लिए, ओवरहैंग बीम में क्या होगा,
ये देखिए यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे है और यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो ओवर हैंगिंग पोर्शन है, ठीक है। तो इस केस में कैसे करेंगे हम, देखिए ये पॉइंट लोड हम यहाँ पे एक्ट किए, ये इससे x डिस्टेंस पे। अब हम एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, रिएक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, RA और RB निकालना है आपको। तो मान लीजिए हम इस पॉइंट पे समेशन ऑफ मूवमेंट 0 कर दिए, ठीक है। समेशन ऑफ मूवमेंट 0 किए तो ये क्या आएगा, ये फोर्स जो है 1 है और ये इस तरह से लग रहा है, मतलब ये हॉगिंग मूवमेंट है, तो -1 इंटू ये कितना डिस्टेंस पे है, x प्लस एल डिस्टेंस पे है, तो x प्लस एल डिस्टेंस पे किए। अब हम देखिए साइन कन्वेंशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, अगर सिर्फ कैलकुलेशन, जनरल कैलकुलेशन अगर करना रहता है मूवमेंट का, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये अगर इस तरह से मूवमेंट हो रहा है तो ये उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से आएगा, तो उसको हम लोग हॉगिंग मूवमेंट कंसीडर करते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से होता है, जैसे ये रिएक्शन है इस तरह से होता है, तो उसको इस तरह से अगर हो रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरह से आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और ये सैगिंग मूवमेंट इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। दोनों को उल्टा भी कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे -1 इंटू एक्स प्लस आ जाएगा एक फोर्स, फिर अब RA का कंसिडर करेंगे तो प्लस RA इंटू एल, क्योंकि इसको अगर हम नेगेटिव किए तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे, तो प्लस RA इंटू एल। तो यहाँ से RA का जो वैल्यू आएगा वो L प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल आएगा। RA निकल गया। अब RA प्लस RB इक्वल्स टू क्या होता है, 1 हो जाएगा इस फिगर में, तो RA का वैल्यू L प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल और प्लस RB इक्वल्स टू 1 लिख दिए, तो यहाँ से RB का वैल्यू कितना आ गया, -x/L आ गया। अब माइनस क्या शो करता है कि अगर हम ऊपर के तरफ में रिएक्शन दिखाए थे, यहाँ पे माइनस आ गया, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। इतना चीज़ क्लियर होना चाहिए आपको। तो इस फिगर को हम फिर से दिखा दिए यहाँ पे, देखिए RA अभी उस समय दिखाए थे हम L प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल, अभी दिखा दिए x/L दिखा दिए, ये नीचे की तरफ दिखा दिए। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ILD डायग्राम बनाना है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सबसे पहले रिएक्शन B के लिए रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस यूनिट लोड को लेफ्ट की तरफ रखते हैं पॉइंट A के, तो RB इक्वल्स टू x/L जो होगा वो फार्मूला होता है डाउनवर्ड का। तो अगर इस पॉइंट को हम उधर रखते हैं तो x इक्वल्स टू क्या होगा, पॉइंट A पे, तो पॉइंट A पे x इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ से लेके x हम कंसीडर किए हैं, A से लेके इधर जब डिस्टेंस हम जाएंगे तो x इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो RB का वैल्यू क्या होगा, RB का वैल्यू x/L होता है, तो 0/L 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर हम पॉइंट C पे करते हैं तो x का वैल्यू कितना होता है, E होता है, तो x इक्वल्स टू E हो जाएगा, तो RB इक्वल्स E/L, वो कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो A/L नहीं होगा, यहाँ पे E/L होगा, ठीक है। ठीक है, ये पहला केस हो गया। पहला केस में हमको क्या मिल गया, ILD A पे 0 मिल गया और E/L मिल गया यहाँ पे C पे। अभी ये फाइनल डायग्राम नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ पहला केस के लिए डायग्राम बना लिए, ठीक है। केस नंबर दूसरा, व्हेन यूनिट लोड इज इन बिटवीन A एंड B। अगर यूनिट लोड A और B के बीच में यहाँ पे रखेंगे तो आपका RA का जो वैल्यू होगा वो दूसरा चेंज हो जाएगा। RA का वैल्यू L - x डिवाइडेड बाई L आएगा और RB का वैल्यू x/L, जैसे हम पहले कैलकुलेट किए थे, यहाँ पे रख के RA और RB का, यहाँ पे रख के RA और RB कैलकुलेट किए थे, आप उसी तरह बीच में एक बार रख के RA और RB कैलकुलेट कर लीजिएगा इसी तरह। तो यहाँ पे अगर आप जैसे ही कैलकुलेट करिएगा, ये x है अब, तो RA इक्वल्स टू L - x डिवाइडेड बाई L और RB का वैल्यू अब भी पॉजिटिव में आएगा, तो ये इसी तरह होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए A पॉइंट पे अगर x इक्वल्स टू 0 रखते हैं, x इक्वल्स टू अगर 0 रखते हैं, तो इस पॉइंट पे RB का वैल्यू क्या आ जाएगा, x/L है तो 0 आ जाएगा। इस पॉइंट पे B का पॉइंट पे x का वैल्यू क्या होगा, L होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू L रखेंगे तो RB का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये L - x होगा, ये L लिखा हुआ है, इसको L - x कर लीजिएगा, तो RB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके लिए अभी हम शियर फोर्स डायग्राम ILD डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। क्या होगा, अभी मेरा RB पे 1 आ गया,
तो अभी हम सिर्फ इतना तक ड्रॉ किए हैं, अभी ये वाला नहीं ड्रॉ किए हैं, उसके लिए फिर से एनालाइज करेंगे। तो अभी ये तो आया ही था पहले वाला केस से, अभी दूसरा केस से यहाँ तक आ गया। अब तीसरा केस में डी एट डी पॉइंट पे करेंगे। एट डी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एट डी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू एल और एफ दोनों जोड़ देंगे तो एल प्लस एफ होगा। तो यहाँ पे एट डी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू एल प्लस एफ, तो आर बी इक्वल्स टू एल प्लस एफ बाई एल होगा। तो अभी क्या होगा, एल प्लस एफ बाई एल आर डी पे मतलब ज़्यादा वैल्यू होगा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे एल प्लस एफ बाई एल है। अगर एल बाई एल रहता तो 1 है, और इसमें एल बाई एल रहता तो 1 है, इसमें कुछ टर्म जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, ज़्यादा होगा एक से, तो एक से ज़्यादा होगा तो इधर दिखा दिए। तो आई एल डी फॉर आर बी के लिए निकालेंगे तो इस तरह का, इस फिगर के लिए ओवरहैंगिंग के लिए इस तरह का कुछ डायग्राम आ जाएगा। ये होगा आई एल डी फॉर आर बी, इसका ऑर्डिनेट ए बाई एल होगा, सॉरी ए बाई एल नहीं होगा, ए बाई एल होगा, इसका 1 होगा, इसका एल प्लस एफ बाई एल होगा। तो ये आर बी के निकल गया। सेम उसी तरह कंसिडरेशन है आर ए के लिए, अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, सेम उसी तरह रिवर्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल प्लस एफ बाई एल था तो एल प्लस ई बाई एल हो जाएगा, और इधर एफ बाई एल हो जाएगा, एफ है ना तो उधर एफ बाई एल हो जाएगा। ठीक है, अब निकल गया। अब निकालते हैं शियर फोर्स डायग्राम फॉर ओवरहैंगिंग के केस में। शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं शियर फोर्स। शियर फोर्स आपको अगर सी पे निकालना है तो क्या करेंगे, शियर फोर्स एट सी पे निकालना है तो सबसे पहले तो हमको पता है कि सेक्शन पे काट के इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहला चीज इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे ए बाई एल हो जाएगा, यहाँ पे बी बाई एल होगा। अब पूरा ओवरहैंगिंग के लिए करना है तो क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, इस डायग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा ये ई बाई एल होगा और ये एफ बाई एल होगा। तो ये आई एल डी फॉर शियर फोर्स हो जाएगा। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट का आपको ड्रॉ करना है तो क्या होगा, ये तो बेंडिंग मोमेंट का रो डायग्राम होता है जो पहले हम बता दिए थे। अब इसका ओवरहैंगिंग का निकालना है तो इधर से इधर मिला दिए और इसको इधर से इधर मिला दिए, तो क्या होगा, ये तो ए बी इंटू एल होगा, ए बी डिवाइडेड बाई एल होगा, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एल होगा ऑर्डिनेट, और इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा, ये इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा ये ई है तो ई बी बाई एल हो जाएगा, ए हट जाएगा, इसमें ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी हट जाएगा, जो ये है मतलब बी जो है वो हट जाएगा, वो एफ बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आई एल डी फॉर एम सी। इसको याद रखना है आपको, इस डायग्राम को, ये सारा डायग्राम जितना भी बताया सबको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको इस फिगर में, इस क्वेश्चन में आपको सारा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अभी हमको सारा वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, सिंपली ओवरहैंगिंग में भी दिख रहा होगा। ये ए पे सपोर्ट है, बी पे सपोर्ट है, ये 2 मीटर का इधर ओवरहैंगिंग है, इधर 3 मीटर का। तो इसमें यूडीएल दिया हुआ है 80 किलोन्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना है एंड मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एट सी पॉइंट पे निकालना है। सी पॉइंट पे मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है। यूडीएल 80 किलोन्यूटन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम अगर आपको पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम के केस में प्लेस्ड करना होगा जहां पे आपको मैक्सिमम मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए अब आपको सबसे पहले इसका आप शियर फोर्स के लिए आईएलडी डायग्राम बनाइएगा फॉर शियर फोर्स। तो क्या होगा, अभी हम तुरंत ना बताएं, देखिए इस तरह से होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला चीज़ कि अगर आपको सी पे निकालना है तो ये ड्रॉ कर दीजिए। ये क्या होता है, ए बाई एल, ए कितना है 3 डिवाइडेड बाई एल कितना है 7, ये 7 है तो ए बाई एल 3/7 हो गया। ये कितना होगा, ये वाला ऑर्डिनेट बी बाई एल होगा तो बी कितना है 4 डिवाइड बाई एल 7 हो गया। फिर इसी ऑर्डिनेट को हम यहाँ तक बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो क्या होता है, ई डिवाइडेड बाई होता है तो ई कितना है 3 डिवाइड बाई एल का वैल्यू कितना है 7 है। फिर इसी तरह इसको अगर हम बढ़ा दिए तो इसका कितना होगा 2 डिवाइड बाई 7, एफ डिवाइडेड बाई एल होता है तो 2/7 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनेट निकल गया। अगर आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स निकालना है तो पॉजिटिव आपको मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ मिल सकता है, अगर यहाँ पे ओडीएल होगा और यहाँ पे यूडीएल होगा तो आपका मैक्सिमम पॉजिटिव निकलेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे यूडीएल प्लेस कर देते, इसी यूडीएल को यहाँ प्लेस कर देते तो ये इसमें से तो माइनस हो जाता, तो मैक्सिमम मिलता कहाँ। और मैक्सिमम हमको इसलिए चाहिए रहता है कि हम किसी भी फिगर में देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, तभी हम स्ट्रक्चर को एनालाइज डिजाइन करते हैं। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अगर शियर फोर्स पे आ रहा है, अगर उस पर हम डिजाइन कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हम जो मैक्सिमम शियर फोर्स वैल्यू आ रहा है वो वहां पे फेल कर रहा है,
मतलब हम ये इसके लिए डिजाइन किए कि मान लीजिए 50 किलोमीटर मैक्सिमम आ रहा है, एक वैल्यू एयर फोर्स का आ रहा है 50, एक वैल्यू आ रहा है 20, तो हम 50 किलोमीटर सहने के लिए डिजाइन करेंगे तो सही बात है ना, इसलिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या निकालते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए यूडीएल के केस में क्या होता है, एरिया कैलकुलेट होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग 80 इंटू इसका एरिया कितना होगा हाफ, बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 3/7 प्लस 80 इंटू हाफ और हाइट कितना है 4/7 इंटू बेस 4 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 142.86 किलोमीटर आ जाएगा। अब उसी तरह हमको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालना है, तो नेगेटिव की जगह पे यहाँ पे प्लेस करिएगा यूडीएल और यहाँ पे प्लेस करिएगा। तो इसका एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इसका एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 80 इंटू हाफ, अब माइनस में होगा 80 इंटू हाफ, ये भी माइनस में होगा, तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगा वो -74.29 किलोन्यूटन मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कैलकुलेट होकर आएगा। तो यहाँ से आप मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स निकालिए। अब आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सी निकालना है इसी फिगर में। तो अभी हम डायग्राम बनाए थे कि ये होता है और इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो होगा वो AB/L होगा। A का वैल्यू कितना है 3 और B का वैल्यू कितना है 4 है, तो 3 × 4 डिवाइड बाई L का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। अब हम ये वाला ये बताए थे कि EB/L होता है, तो E का वैल्यू कितना है 3 मीटर है और B का वैल्यू कितना है 4 मीटर डिवाइड बाई 7, तो 12/7 हो जाएगा। फिर इसका भी हम बताए थे कि AF/L होता है, तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3 है, F का वैल्यू 2 है, तो 3 × 2 डिवाइड बाई 7, तो 6/7 होता है। तो इस तरह से ये निकल गया। अब आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है हमको, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो यूडीएल यहीं पे प्लेस करेंगे, इसी एरिया में प्लेस करेंगे, तो यहाँ पे यूडीएल प्लेस होगा, इस यहाँ तक के सेक्शन में यूडीएल प्लेस होगा पॉजिटिव के लिए। तो वहाँ तक के सेक्शन में अगर होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इंटू ये एरिया, तो 1/2, ये डिस्टेंस है 7, बेस और हाइट कितना है 12/7, तो इसका वैल्यू 480 किलोन्यूटन मीटर आ गया। अब मैक्सिमम नेगेटिव चाहिए तो ये दोनों जगह प्लेस कर देंगे तो मैक्सिमम नेगेटिव मिलेगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे 80 इंटू ये एरिया प्लस 80 इंटू ये एरिया, तो 80 इंटू 1/2 इंटू बेस 3 है और हाइट 12/7 है, माइनस में है। फिर उसी तरह 80 है 1/2, ये बेस है 2 और हाइट कितना है -6/7, तो इससे जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गया वो -274.79 किलोमीटर मीटर आ गया। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट एट सी निकल गया, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिससे कि क्वेश्चन हमेशा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये और एक क्लास लगेगा 1 घंटा का, उसमें हम न्यूमेरिकल कराएंगे, 4-5 न्यूमेरिकल कराएंगे आईएलडी का, और ये पूरा आईएलडी कंप्लीट होगा। उसके बाद एक चैप्टर बच गया आर्चेज एंड केबल, जो कि सिलेबस में नहीं है, तब पर भी हम उसको कराएंगे। इसके बाद मैट्रिक्स है, ये भी सिलेबस में नहीं है, देख लीजिएगा आप सिलेबस खोल के, ये दोनों सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम ये 1 घंटा में ये दोनों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो और मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा और पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना आपको कैसे स्टडी करना है। सबसे पहले जो हर टॉपिक का जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे 3-4 क्वेश्चन आप बनाइए और उसको एक पेज में उसका स्टेप वाइज लिख के रखिए, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन करने में फ़ायदा हो। तो इस तरह का अप्रोच रख के आप तैयारी करिए।